नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड फोकस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावों के पीछे जो सटीक रणनीतियां बनती हैं उनके मास्टरमाइंड कौन होते हैं? राजनीति की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हर चुनाव को जीतने की कुंजी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया। उनकी योजनाएं, उनकी सोच और उनका सफर आज हम आपको बताएंगे। कैसे एक साधारण बायोटेक्नोलॉजिस्ट बना भारतीय राजनीति का चाणक्य। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि आपको राजनीति के पर्दे के पीछे की दुनिया से भी रूबरू कराएगी। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी और उनके असाधारण सफर के बारे में। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। उनका परिवार मध्यवर्गीय था और जीवन सादगी भरा था। बचपन से ही प्रशांत पढ़ाई में बेहद अच्छे थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा देने पर जोर दिया। प्रशांत ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बिहार में ही पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में की। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ के साथ काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों की समस्याओं को करीब से समझा। यही अनुभव उनके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रशांत किशोर का शुरुआती जीवन सादगी और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और अद्भुत सोच ने उन्हें भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया। प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर 2011 में शुरू हुआ, जब उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू किया। प्रशांत ने नरेंद्र मोदी के 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव अभियान के लिए रणनीतियां बनाई थीं। उनके नए और अनोखे विचारों ने मोदी के चुनावी कैंपेन को और प्रभावशाली बना दिया। लेकिन प्रशांत किशोर का असली परचम 2014 के लोकसभा चुनाव में लहराया, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के अभियान की पूरी रणनीति तैयार की। उन्होंने ऐसे अनोखे और प्रभावी कैंपेन तैयार किए जो पहले भारतीय राजनीति में कभी देखे नहीं गए थे। जैसे चाय पर चर्चा, यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने जमीनी स्तर पर नरेंद्र मोदी को आम जनता से जोड़ा। उन्होंने 3D होलोग्राम तकनीक का उपयोग किया। यह तकनीक 2014 में भारत में पहली बार इस्तेमाल हुई थी, जिससे नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई जगहों पर रैलियां की। प्रशांत किशोर की टीम ने इस चुनाव में सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल किया जिससे बीजेपी का संदेश हर वर्ग और हर उम्र के लोगों तक पहुंचा। इस रणनीति ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर को भारतीय राजनीति का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना जाने लगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर की रणनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे चुनाव को सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रखते। उनकी योजनाएं लोगों की जरूरतों, उनकी भावनाओं और जमीनी सच्चाई पर आधारित होती हैं। 2014 की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर का नाम राजनीति की दुनिया में एक गेम चेंजर के तौर पर जाना जाने लगा। यही वह पल था जब उनकी यात्रा ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदलने की शुरुआत की। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उन्होंने किसी एक पार्टी तक खुद को कभी सीमित नहीं रखा। उनकी रणनीतियों ने कई अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनावी सफलता दिलाई। उन्होंने 2015 में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति तैयार की। उनकी रणनीति ने बीजेपी को मात दी और महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार की, जिसकी बदौलत कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और पंजाब में सत्ता में वापसी की। फिर 2019 में किशोर ने आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई, जिसके बाद 2021 में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए रणनीति तैयार की और इसकी बदौलत टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी को करारी शिकस्त दी। 2021 में ही प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके के लिए चुनावी रणनीति बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि डीएमके ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और सत्ता में वापसी की। प्रशांत किशोर ने यह साबित किया कि चुनावी सफलता केवल भाषणों या वादों से नहीं, बल्कि सही रणनीति, डेटा एनालिसिस
और ग्राउंड लेवल पर काम करने से ही हासिल की जा सकती है। उनकी रणनीतियां हर राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुसार बनाई जाती हैं। वे हर बार चुनाव में नई सोच और दृष्टिकोण लेकर आते हैं। उन्होंने 2015 में आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीतियों को एक नया दृष्टिकोण देना था, जिसमें डेटा और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके राजनीतिक अभियानों को सफल बनाया जा सके। आईपैक ने चुनावी रणनीतिकारों और विश्लेषकों की एक टीम बनाई जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए कार्य करती है और उनकी जीत के लिए रणनीति तैयार करती है। आईपैक की स्थापना के पीछे प्रमुख विचार यह था कि चुनाव केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं जीते जा सकते। इसके बजाय डेटा एनालिसिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के माध्यम से वोटरों से सीधा जुड़ाव और उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता थी। इसके साथ ही संगठन ने व्यापक जनसंपर्क अभियानों, मीडिया प्रबंधन और घटनाओं के आयोजन पर भी ध्यान केंद्रित किया। आईपैक के माध्यम से प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने विभिन्न राज्यों में चुनावी रणनीतियां बनाई और सफलतापूर्वक कई बड़े चुनावी अभियानों को संचालित किया। इनमें बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव शामिल हैं। आईपैक ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और दृष्टिकोण को जन्म दिया और यह संगठन अब भारतीय चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। प्रशांत किशोर और उनके संगठन आईपैक ने भारतीय राजनीति में कई अनोखी और प्रभावी रणनीतियां अपनाई हैं, जो पारंपरिक चुनावी अभियानों से हटकर थीं। इन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों को जनता से जोड़ना, उनकी समस्याओं को समझना और चुनावी प्रचार को डेटा और तकनीकी माध्यमों से शक्तिशाली बनाना था। प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने चुनावी अभियानों में डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे वे वोटरों की प्रवृत्तियों, उनके विचार और उनकी प्राथमिकताओं को समझ पाते थे। इससे यह तय किया जाता था कि किस क्षेत्र में, किस मुद्दे पर और कौन सा संदेश प्रभावी रहेगा। इससे चुनावी रणनीतियां ज्यादा सटीक और प्रभावी बन गईं। फिर आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया चुनावी अभियानों का अहम हिस्सा बन चुका है। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया का उपयोग बेहद प्रभावी तरीके से किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम का उपयोग करके उन्होंने मतदाताओं के साथ सीधा जुड़ाव किया और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। डिजिटल कैंपेन, वीडियो और वायरल कंटेंट के जरिए उन्होंने चुनावी प्रचार को एक नए स्तर पर पहुंचाया। प्रशांत किशोर की रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पर ध्यान दिया। उन्होंने मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। उदाहरण के लिए उन्होंने चाय पर चर्चा जैसे अभियानों की शुरुआत की, जिससे नेताओं और जनता के बीच सीधा संवाद हो सके। इस तरह के कार्यक्रमों से नेताओं का आम आदमी से जुड़ाव मजबूत हुआ और जनता में विश्वास बना। प्रशांत किशोर ने छोटे छोटे समूहों, मिनी फोकस ग्रुप्स में बैठकों का आयोजन किया, जिनमें उन्होंने विभिन्न समुदायों, जातियों और आयु वर्ग के लोगों से सीधे बातचीत की। इस माध्यम से वह यह जानने में सफल रहे कि जनता किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसके आधार पर उन्होंने माइक्रो टारगेटिंग की रणनीति अपनाई, जिससे हर वर्ग और क्षेत्र के हिसाब से प्रचार किया जा सके। प्रशांत किशोर ने कई अभियानों में इमोशनल अपील का इस्तेमाल किया, ताकि जनता के दिलों में नेताओं के प्रति एक गहरी भावना और विश्वास उत्पन्न हो सके। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए उनका बंगाल की बेटी अभियान इमोशनल अपील का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस प्रकार पब्लिक इमेज का निर्माण और इमोशनल अपील के माध्यम से उन्होंने वोटरों के दिलों में एक मजबूत छाप छोड़ी। प्रशांत किशोर ने केवल एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम नहीं किया, बल्कि वह एक सलाहकार की भूमिका में भी सामने आए। उन्होंने नेताओं को अपनी रणनीतियों और चुनावी अभियानों का सटीक दिशा में चलाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने प्रत्येक चुनाव के लिए विशेष मुद्दों और स्थानीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे हर राज्य और क्षेत्र के चुनाव की रणनीति अलग अलग बनी। प्रशांत किशोर ने चुनावी प्रचार के लिए पारंपरिक तरीकों से अलग नई दिशा में प्रयोग किए। उन्होंने न केवल टीवी और रेडियो का इस्तेमाल किया, बल्कि मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन सर्वेक्षण और डिजिटल बिलबोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया। इस तरह के नवाचारों से उन्होंने मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की और प्रचार को ज्यादा व्यापक बनाया। प्रशांत किशोर ने हमेशा यही कोशिश की
कि चुनावी प्रचार केवल वोट पाने का नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को सही तरीके से पहचानने और उनका समाधान प्रस्तुत करने का अभियान बने। वह केवल चुनावी बातों से नहीं बल्कि वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करके जनता का विश्वास जीतने में विश्वास रखते थे। प्रशांत किशोर का नया कदम हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ है। उन्होंने 2021 में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि वह अब भारतीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यह संकेत था कि वह अब केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं रहेंगे बल्कि खुद भी एक राजनीतिक पार्टी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिहार रहा है। वह बिहार में पहले नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके थे और राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। उन्होंने 2021 में जन सुराज शुरू किया। यह एक राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य बिहार में बदलाव लाना और राज्य की राजनीति को पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग एक नई दिशा देना था। यह अभियान उन्होंने बिहार में बेहतर गवर्नेंस और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए शुरू किया था। हालांकि उस समय यह एक राजनीतिक पार्टी के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन यह एक पहल थी जो प्रशांत किशोर की राजनीति में सक्रिय भागीदारी और राज्य की समस्याओं को हल करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। जन सुराज का मूल उद्देश्य था कि बिहार में आम लोगों की आवाज को प्रमुखता दी जाए और जनता को शासन के प्रति अधिक जागरूक किया जाए। यह कार्यक्रम बिहार के विकास के लिए एक नई दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रशांत किशोर ने इस अभियान को शुरू करने के बाद बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर दौरे किए और लोगों से सीधा संवाद किया। उनका कहना था कि बिहार में राजनीतिक स्थिरता और सुधार के लिए एक नया नेतृत्व चाहिए जो पारंपरिक राजनीति से बाहर हो। वे भ्रष्टाचार और सरकारी प्रणाली की खामियों को सुधारने के लिए समर्पित थे। इस अभियान को प्रशांत किशोर ने नीति और विकास के रास्ते पर चलाने का वादा किया। उन्होंने बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए, जहां उन्होंने जनता से उनके मुद्दों और समस्याओं के बारे में जाना और ग्राउंड लेवल पर काम किया। जन सुराज अभियान का प्रमुख बिंदु जनता से सीधा संवाद था। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए कई मीटिंग और सार्वजनिक चर्चा आयोजित की। इस अभियान में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इस्तेमाल किया गया था। प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रशासनिक ढांचे में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना था। उन्होंने राज्य के सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। इस अभियान ने राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा था, जिनमें रोजगार, शिक्षा और समानता पर विशेष ध्यान दिया गया था। जैसा कि प्रशांत किशोर ने 2021 में यह स्पष्ट किया था कि जन सुराज एक राजनीतिक आंदोलन बन सकता है, जिसे भविष्य में एक पार्टी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। उनका यह कदम बिहार में नई राजनीति की शुरुआत करने का था, जो पारंपरिक दलों से हटकर हो और बिहार की समस्याओं को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण लाए। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को पटना में अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन सुराज पार्टी का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि पार्टी पिछले 2 वर्षों से सक्रिय है और हाल ही में उनकी पार्टी का भारत निर्वाचन आयोग से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मधुबनी निवासी मनोज भारती को नामित किया, जिन्होंने झारखंड के नेतरहाट स्कूल और आईआईटी कानपुर से शिक्षा प्राप्त की और फिर आईआईटी दिल्ली से एमटेक की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने विदेश सेवा में भी काम किया। साथ ही वे यूक्रेन, बेलारूस, तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्चिंग के समय जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता जताई और अगले दशक में इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत बताई। उन्होंने राज्य में शराबबंदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे होने वाले सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान को शिक्षा सुधार की ओर मोड़ा जा सकता था। जब शराबबंदी हटा दी जाएगी तब यह पैसा सड़कों, पानी, बिजली या नेताओं की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि यह बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
इस दौरान उन्होंने राज्य के भविष्य में निवेश करने की अनिवार्यता पर जोर दिया। प्रशांत किशोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, दूरदृष्टि और सही रणनीति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। वे एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने राजनीति को पेशेवर और डेटा ड्रिवन बनाया। उन्होंने हमें यह बताया कि सही सोच और मेहनत से आप किसी भी क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में सुरक्षा के प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर में क्या बदलाव आए हैं और उनकी नई पहल जन स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य है। इस सब यात्रा में उनका नजरिया राजनीति को एक नया मोड़ देने का है और शायद यही कारण है कि वह भारतीय राजनीति में एक अहम बदलाव की उम्मीद पैदा कर रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय राजनीति में नए विचारों की जरूरत है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो हमें बताएं कि हम आगे किस विषय पर वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।